था उसको एक बार रिपीट कर लो वापिस। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा था रे? हैं? कौन कौन से? अचक्रीय एंड चक्रीय यौगिक, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक यौगिक। ठीक है। इनका एक दूसरा नाम क्या दिया था? वसीय यौगिक यानी एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक। ठीक है। ये अचक्रीय यौगिक आगे कितने भागों में विभाजित हुए? कौन कौन से? असंतृप्त एंड संतृप्त, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ये आगे किस में विभाजित हुए? असंतृप्त एक किसमें? एल्केन में। और ये किसमें हुए? दो में। या तो किसका निर्माण होगा? डबल बॉन्ड का। या निर्माण किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड बनेगा तो कौन से बन जाएंगे? एल्किन। और यहां कौन बन जाएगा? एल्काइन। क्या लिखा दिया उल्टा? हाँ तो ये उल्टा कर दो ना तो। ये लो, इंग्लिश सही बोली थी मैंने, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। हाँ, एल्काइन से। ठीक है। अब देखो रे, एल्केन फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। यहाँ क्या था? CnH2n। और यहाँ क्या था? CnH2n+-2। ये कितने भागों में बटेगा आगे? दो में। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक। और ये वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक में किसकी वलय पाई जाएगी? बेंजीन की। ठीक है। और यहाँ जो बेंजीन को यानी एरोमेटिक यौगिक को छोड़ देंगे, उसके बाद में जितने भी साइक्लिक यौगिक बचते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे रे? एलिसाइक्लिक में। यहाँ से आपके तीन एग्जाम्पल निकलते हैं। पहला साइक्लो एल्केन, दूसरा साइक्लो एल्किन, और तीसरा साइक्लो एल्काइन। यह आपके वो वर्गीकरण पूरा हो गया। ये नाम आए थे, इसके अलावा दो नाम और आए थे। एक आया था आपका समचक्रीय, और एक कौन सा आया था रे? विषम चक्रीय। समचक्रीय जिसमें सिर्फ कौन कौन से तत्व पाए जाएं? कार्बन और हाइड्रोजन। और जहां कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बेंजीन की कोई भी वलय है उसमें क्या पाए जाएं? इन दोनों के अलावा कोई भी एलिमेंट पाया जा रहा है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे रे? आपके विषम चक्रीय में। ठीक है। अब देखो, ये सारे के सारे वसा में पाए जा रहे हैं। ठीक है। एल्केन है, एल्केन का पहला सदस्य कौन है? मेथेन। कौन है? मेथेन। ठीक है। तो अचक्रीय यौगिक होते हैं उनका जो ये मूल यौगिक कौन होता है? हमेशा मेथेन होता है। ठीक है। दूसरा असंतृप्त यौगिक, ये जितने भी यौगिक हैं ये कौन सी लोग के साथ चलते हैं? इनकी लौ का कलर कैसा होता है? इनका काला होता है, पीला होता है। कैसा होता है? पीला। ठीक है। और ये जो चक्रीय यौगिक है इनका कैसा होता है? काला। अचक्रीय इन जो एरोमेटिक यौगिक है इनका मुख्य स्रोत कौन है? एरोमेटिक यौगिक मुख्यतः आप किससे प्राप्त करोगे? एरोमेटिक यौगिक आप मुख्यतः नेचर से किससे प्राप्त करोगे? देखो क्या क्या लिखा था फैक्ट का पहला पॉइंट देखो। कल वाले फैक्ट का पहला पॉइंट, कोयला। तो ये याद कौन करेगा? एरोमेटिक यौगिक का मुख्यतः स्रोत कौन है? कोयला। ठीक है। तो देखो, ये जो कल पढ़ा था इसको ऐसे कल आप है ना रिपीट, यदि रिवीजन करते हो तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है। घर जाने के बाद में ये कहानी तो लिखनी होती है एक बार, ये लिख लोगे तो पीछे वाला रिपीट हो जाएगा आराम से। ठीक है। इसके बाद में अपने फैक्ट बचे थे, तो फैक्ट में आओ पहला। देखो रे,
मैंने कल इसकी बात की थी कि बेंजीन होती है वो कौन सी विधि नहीं दर्शाती रे, विलोपन विधि। देखो दोनों में क्या फर्क है, विलोपन और प्रतिस्थापन। अब ये दो तरीके की अभिक्रिया है, एक तो विलोपन है, दूसरी कौन सी है, प्रतिस्थापन। विलोपन में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी यौगिक है, ठीक है, जैसे मान लो ये बेंजीन है, मैं इस हाइड्रोजन का, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटाना चाहता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां से हाइड्रोजन हटा दिया और इसी जगह कोई दूसरा तत्व नहीं जोड़ता हूं, तो ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। लेकिन मैं इसकी जगह हाइड्रोजन तो हटाया और साथ में किसको जोड़ जाऊं, Cl को जोड़ जाऊं, यानी क्लोरीन को जोड़ जाऊं, ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया तो कभी भी जो बेंजीन होती है ना, ये कभी भी विलोपन विधि नहीं दर्शाती है। इससे यदि आपको हाइड्रोजन अलग करना है तो आपको कोई ना कोई दूसरा तत्व क्या करना पड़ेगा रे, जोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अर्थात बेंजीन कभी भी विलोपन विधि नहीं दर्शाएगी। दूसरा, AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 को जोड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी रे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ये तो एक उदाहरण हो गया है कि आप AlCl3 की प्रेजेंस में किसको जोड़ रहे हो, Cl2 को जोड़ रहे हो। आप किसी को भी जोड़ो, बेंजीन की वजह पे आप किसी को भी जोड़ो, वहां से हाइड्रोजन का हटना तय है, क्योंकि वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो अभिक्रिया हमेशा सदैव कौन सी कहलाएगी, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये को है यहाँ पे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को गेमेक्सिन या गेमलिन कहते हैं रे। ये क्या कहते हैं, गेमेक्सिन या गेमलिन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है रे, अभी ताजा ही। दूसरा, क्यूमीन एक एल्काइल बेंजीन है जिसका उपयोग फिनोल बनाने के लिए रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। क्यूमीन होता है ना रे, क्यूमीन देखो ऐसा होता है, उसमें एक तो पाई जाती है बेंजीन की वलय और उस पे 3 मेथिल समूह जुड़े होते हैं ऊपर। ये देखो, ये जहां भी ये मुड़ जाती है ना ये लाइनें, वो यहाँ एक कार्बन बना जाता है, हमेशा सदैव क्या बना जाएगा, एक कार्बन बना जाएगा कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, ये इसकी संरचना होती है। ठीक है, ये क्यूमीन होता है, ये क्यूमीन है ना, इसका उपयोग आप फिनोल बनाने के लिए कर सकते हो मध्यवर्ती के तौर पर। ठीक है, दूसरा, यहाँ आपके ये 4 यहाँ लिख दो एक बार। इस लाइन को स्टार लगा लेना, ये आपकी अभी शायद 22 या 23 में से किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। कल सुबह 9 बजे आ जाना रे, रोटियां वोटियां खा खू के, या पैक करके ले आना, क्योंकि कम से इतने इससे बजे पहले नहीं छोड़ूंगा, 2 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगा कभी भी, पहले बता देता हूँ। हाँ कोशिश करेंगे। अरे तो 5-7 जने तो आता आना, फिर नहीं यूट्यूब पे भी कौन पढ़ाएगा। क्योंकि जो देखो मैं बताऊं, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में जो मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से आपके मेनली बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोयला पेट्रोलियम हुआ, जैव अणु हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुई, ठीक है, विद्युत रसायन हुआ, मेटलर्जी हुई, धातु क्रम की, धातु कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी उसकी विधियां हैं, ये आपके बहुत काम की है। लिख दिया।
हाँ रे, देखो ऑटोमोबाइल निकास यानी धुआं, जो ऑटोमोबाइल का धुआं होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, उसमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, जो किसका कारण बनते हैं रे? कैंसर का कारण बनते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखो रे, ये लाइन याद रख लेना, ये लाइन दो तीन जगह आएगी अभी, अलग अलग जगह। एल्केन होती है ना, एल्केन, इनका दूसरा नाम क्या है रे? पेराफिन है। ठीक है, पेराफिन का अर्थ होता है अल्प क्रियाशील। कैसा होता है? अल्प क्रियाशील, यानी यदि आप दो तत्वों को उठाओगे, तीन को उठा लो, जैसे जैसे मान लो आपने एक तो क्या उठा ली, एल्केन ले ली, दूसरी कौन सी ली आपने? एल्केन ले ली, और तीन नंबर पे आपने ले ली एल्काइंस। ठीक है, आपको बोल दे कि इन तीनों में से सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा है? एल्केन है, एल्किन है, एल्काइंस है। ठीक है, तीनों के तीनों है, जिसका पहले का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। दूसरे का फॉर्मूला है CnH2n, और तीसरे का क्या है आपका? CnH2n-2। ठीक है, अब बताओ रे, इनमें से क्रियाशील कौन है सर्वाधिक? ये या ये? इसको तो मैंने आपको यहीं दिखा दिया, ये कैसी है? अल्प क्रियाशील है, यानी बहुत कम क्रियाशील होती है। अब आप दिमाग लगा लो, ध्यान रखना, एल्काइंस होती है ना, एल्काइंस, ये इन तीनों में से सर्वाधिक क्रियाशील है। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्रियाशीलता का क्रम पूछ ले तो उल्टा ऐसे आएगा। क्रियाशीलता में एल्केन का क्रियाशीलता क्रम क्या होगा? सबसे लास्ट में होगा, और सर्वाधिक क्रियाशील कौन होंगे? आपकी एल्काइंस होंगे। यानी अभिक्रिया करने के तौर पे यदि आप अभिक्रिया करवाओगे ना, तो ये अपना हाइड्रोजन बहुत मुश्किल से छोड़ेंगे, इनको हाइड्रोजन छोड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सर्वाधिक, तो एल्केन होती है ना, एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं, जिस पैराफिन का अर्थ होता है अल्प क्रियाशील, अर्थात एल्केन कम क्रियाशील होती है। दूसरा, एल्किन को ओलोफिन भी कहते हैं। ओलोफिन इसलिए, एल्किन है ना, एल्किन, उसको क्या कहते हैं रे? ओलिफिन कहते हैं। ओलिफिन का अर्थ हो गया किस में पाई जाती हो? तेलीय यौगिक बनाने में। वसा बनाते हैं ना अपन, वसा, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड वसा, उसमें सर्वाधिक कौन होती हैं? एल्केन होती हैं। ठीक है, दूसरा, प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु युक्त एल्केन है, जिसका रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन था आपके कि प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? तो कितने कार्बन होते हैं रे? 3, जिसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? C3H8। ब्यूटेन एक असंतृप्त यौगिक है। ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन से यौगिकों में असंतृप्त यौगिक है? तो असंतृप्त के लिए कौन से होते हैं? सारे सारे के सारे एल्केन होते हैं। तो एल्केन में वहां एक आंसर था आपका ब्यूटेन। दूसरा, पेट्रोलियम एल्केनों का मिश्रण होता है। दूसरा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन होता है रे? मेथेन। तो ये जो आपकी नीचे वाली लाइन है ना, यहां से लेके यहां तक वाली, ये आपके लिए सारी की सारी एग्जाम के लाइनें, अरे तो इनको सबको स्टार लगा लेना। और यदि एक क्रियाशीलता वाला क्रम लिखना चाहो तो लिख देना। हो गई ममता एकदम? बढ़िया बात है।
लिख दिया। ये लास्ट वाली लाइन है ना रे, ये बहुत खतरनाक लाइन है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होती है आपके, कि नेचुरल गैस में मुख्य घटक कौन होता है। हाँ रे, अब देखो आगे आएंगे अपरूप, एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब एक बार इधर देख लो रे, जो अपरूप होते हैं ना, उनमें तत्व तो एक ही पाया जाएगा, कौन सा, कार्बन। ठीक है, अब यहाँ से आप कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, तो कार्बन करेंगे, और कोई होगा तो जिसके भी अपरूप होते हैं उनमें होता क्या है कि एक तत्व पाया जाता है, लेकिन उनके जो अपरूप होते हैं उनके भौतिक गुण तो क्या होते हैं, अलग अलग। भौतिक गुण तो क्या होंगे आपके, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन जो इनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो सदैव क्या होंगे रे आपके, एक जैसे होंगे, यानी समान होंगे। तो वह तत्व है जो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, लेकिन उसके भौतिक गुण तो क्या हों, अलग अलग हों उनके सबके, और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या हों, एक जैसे हों। क्या कहलाते हैं आपके, अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। कार्बन के कितने अपरूप है मुख्यतः, तीन। पहला कौन है, हीरा, डायमंड। ठीक है, अगला कौन है, ग्रेफाइट, और तीसरा कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन बनाया गया है रे, बाकी ये दोनों आपको क्या मिलते हैं, नेचुरल मिलते हैं। ठीक है, हीरा होता है, ये आपका क्या होता है, कठोर, कठोर होता है। अब मेरे को एक बात बताओ रे, ग्रेफाइट कठोर नहीं है, हीरा कठोर है, कारण बता दो। इन दोनों में ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से हीरा कठोर होता है लेकिन ग्रेफाइट कठोर नहीं होता। क्योंकि ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, जबकि हीरा क्या होता है, कठोर है। अपन ये मानते हैं कि नेचर का सबसे कठोर पदार्थ है ये, एक तरीके से। मानव के जीवन में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, इनेमल। कौन होता है रे, इनेमल। कहाँ पाया जाता है, दांतों पे पाया जाता है। क्योंकि आदमी को आप जलाने के बाद में भी दांत ही तो चुप के लाते हैं अपन उसके, दांत हुए, नाखून हुए, वही तो चुप के लाते हैं। ठीक है, तो ये इनेमल कभी जलता नहीं है। आप जो मैंडिबल बता रहे हो ये मजबूत हड्डी है, लेकिन ये जलाओगे तो ये भी नहीं पड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो, हीरा और ग्रेफाइट का कारण है रे, जो ग्रेफाइट होती है वो कैसी होती है, परतदार होती है, उसमें परत पाई जाती है। हीरे में किसी प्रकार से परत नहीं पाई जाती। ये परतें आपस में क्या होती है, वांडरवाल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं रे। इस वांडरवाल बंध की वजह से है ना, ये तो सोप की कंडीशन में आ गई है और कमजोर होती है, और इसमें किसी प्रकार का कोई वांडरवाल बंध नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है आपकी, कठोर होती है। तो दो कारण हो गए इसके, या तो अगला आपको बोल दे कि भाई ये परत में है तो इसलिए मुलायम है, ये परत में नहीं है तो मुलायम है, ये कठोर है। ठीक है, जबकि दूसरा यदि आपको कोई आगे डिटेल से और पूछ ले तो ये परतों में किसके द्वारा जुड़ी होती है, वांडरवाल बंध। ये केमिस्ट्री का सबसे कमजोर बंध है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा कोई माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कोई ऊर्जा अपने को देनी नहीं पड़ती है। सबसे कमजोर बंद है पूरी केमिस्ट्री में ये। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति यहाँ पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती, इसलिए हीरा क्या होता है आपका, कठोर होता है। हीरे की आकृति कैसी होती है रे, चतुष्फलकीय।
कैसी होती है? चतुष्फलकीय। जबकि ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षटकोणीय। कैसी होती है रे? षटकोणीय। षटकोणीय होने का कारण है रे, ये वांडरवाल बंद है ना, इसकी आकृति को बढ़ा देते हैं। यदि ये नहीं होते तो इसकी आकृति भी कैसी होती? चतुष्फलकीय है। लेकिन ये वांडरवाल बंद की वजह से इसकी आकृति कैसी हो जाती है? आपकी षटकोणीय हो जाती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग देखो, इसके उपयोग जहां भी कोई चीज काटने में आएगी, काटने में, ठीक है, करते हैं। कांच नहीं काटते, कोई कोई बड़ी चट्टान होती है ना, बड़ी चट्टान, उसको भेदना हो तो उसके लिए भी कौन चाहिए अपने को? हीरा ही चाहिए। तो बड़ी चट्टानों को भेदने में यही काम करता है। इसके अलावा कुछ यदि आपको बढ़िया शाइनिंग वाली पॉलिश करानी होती है ना किसी चीज को, तब भी कौन काम आएगा? अगर हीरा ही काम में आएगा। इसके अलावा जो अपने कठोर औजार नहीं होते, ठीक है, जैसे बड़ी मशीनें होती हैं उनकी, जैसे अपन क्या, जैसे अपने अपने घर पे चक्कू वक्कू होते हैं, इनको धार दिलाने के लिए वो साइकिल का पहिया चलाने वाले आते हैं, उनसे धार लगवा लेते हैं अपन, या अपन पत्थर से घिस के लगा लेते हैं। लेकिन जो बड़ी मशीनें होती हैं जिनकी ब्लेड होती हैं, जो एकदम किसी चीज को स्मूथ से काटती हैं, उनकी यदि धार लगानी हो ना तो कौन काम आएगा? हीरा ही काम आएगा। इसके उनके धार लगाने का कोई दूसरा काम, कोई दूसरी चीज से धार नहीं लगाई जाएगी उनके। ठीक है, तो उनका कौन करेगा? आपका हीरा। इसका मैंने एक आपको एक बात और बताई थी, हीरा एक चमकदार होता है। कारण बता दो। अत्यधिक चमक दर्शाता है। और मैंने कहा था मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, तब दोबारा पूछूंगा जब मैं फिजिक्स में हीरा पढ़ा रहा था आपको। नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो वो अभिक्रिया होगी जिसके कारण ये दर्शाता है। हीरे में चमक पाई जाती है ना, वो क्यों पाई जाती है भाई? अत्यधिक चमक होती है ना। आप हीरे को किसी साइड से भी देख लो, आपको चमकता हुआ दिख जाएगा, किसी भी साइड से देखो। नहीं लिखवाया हुआ, बताया था मैंने, वो याद रखो। हाँ, लेकिन आपको वहां जब बताया था ना, तब मैंने आपको कांच से, यदि आपको कुछ याद आता हो तो याद करने की कोशिश करो। मैंने कांच की दरार से तुलना की थी। एक साइड का आप हीरा ले लो, एक साइड के ले लो आप कांच की दरार ले लो। कांच की दरार को आप यदि फिक्स किसी एंगल के ऊपर देखते हो तभी वो आपको चमकीली दिखाई देती है। वो आपको ऐसे नहीं है कि कांच की दरार है और आपको नॉर्मल देख रहे हो तो भी चमकीली दिखाई देगी ना, किसी फिक्स एंगल पे क्या होगी? वो चमकेगी। लेकिन हीरा क्या होता है? हीरे को आप कैसे भी रख दो, किसी भी एंगल से देखो, ऐसे ऐसे तीर से देखोगे तो भी आपको कैसा दिखाई देगा? वो चमकदार दिखाई देगा। क्यों? टॉपिक में बता देता हूं, प्रकाश के टॉपिक में अपन ने बात की थी इसकी, लाइट में। अरे उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कितना लिखवाया था मैंने आपको? हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, क्रांति कोण तो मैंने 24 डिग्री लिखवाया था आपको। और कांच का क्रांति कोण कितना लिख रहा था? 42 डिग्री। ठीक है, दूसरा अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? सबसे हाई होता है रे। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण हीरे में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। ठीक है, तो आगे से याद रख लेना, दो कारण होते हैं इसके भी, या तो अपवर्तनांक बोल दे अगला, और या वो क्या बोल दे इसका? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। वारे वाह देवताओं, फिजिक्स पूरी करा दी, केमिस्ट्री पूरी होने को आई। और फिजिक्स का पहला टॉपिक जो अपन ने पहली बार स्टार्ट किया था वो गायब है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अरे क्या कहा था कि आप वो आपतन कोण, आपतन कोण के मान बढ़ाते जाओ, और उस आपतन कोण का मान जिस पे आपकी ये अपवर्तित किरण है ये किसके समांतर हो जाए रे? या तो समांतर हो जाए आपकी सतह के, या अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बना ले? 90 डिग्री का कोण बना ले। वो कोण क्या कहलाएगा? आपका क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। कुछ याद है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ने अपन ने यही तो बात की थी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी किरण गई तो नीचे थी लेकिन वापस क्या आ गई? उसी माध्यम में लौट के आ जाए, ये घटना क्या कहलाती है रे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तुम लोग एक काम करो रे, तुम लोग है ना आज जूम ऐप डाउनलोड करो सारे के सारे, और उस जूम ऐप पे आईडी पासवर्ड मैं शेयर कर दूंगा।
पढ़ते टाइम है ना सारे के सारे मेरे से कनेक्टेड रहो। मैं देखूं कितने देर पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। मैं सोऊंगा तो सोओगे। मैं खाना खा रहा हूं तो तुम भी खाना ही खाओगे। तुम ऐसे पढ़ने वाले नहीं हो रहे। नहीं पढ़ोगे, मेरे को दिख गए तुम्हारे लक्षण। शाम को 8 बजे तक खाना खा लेते हो सारे? खा लेते हो? नहीं खाते? 11 बजे खाते हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी 11 बजे खाता हूँ। ठीक। 8 बजे कनेक्ट हो और रात को 1:30 बजे सोओगे। इतनी देर कंटिन्यू पढ़ लो। दिन में चाहे पूरे दिन माथा फोड़ी करो, कुछ दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पीछे वाला गायब हो गया यार, तुम बताओ क्या करते हो रे? तुम्हारे है ना, तुम लोग बस ये सोचते हो कि अकेली मैथ है ना ये सिलेक्शन करवा देगी। यदि आपको पढ़ानी है तब तो मैथ पढ़ लो। क्या सर हमें मैथ पढ़ानी है, तब तो अकेली मैथ ही पढ़ लो। लेकिन यदि सिलेक्शन लेना तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। पॉलिटी शुरू करूंगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरी गायब हो जाएंगी। हाँ रे देखो, एक बात पहले कहता हूँ, पॉलिटी में आपको लिखने का टाइम मैं बहुत कम दूंगा। तो ये फेयर कॉपी में जो लिखते हो ना इसको कर देना बंद, और रफ कॉपी में लिखोगे। क्योंकि पॉलिटी का लेवल मैं थोड़ा सा हाई लेके चल रहा हूँ, जो आपके आगे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। आपको दोबारा पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप है ना आरएस तक की परी दे देना, वहां तक तो आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेंस के लिए पढ़नी पड़ेगी। मेंस के लिए क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि मेंस में आपके अरस्तु प्लूटो वो भी आ जाते हैं, तो उनके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। ये पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाँ रे इधर आ जाओ, पढ़ो तो पढ़ो। हाँ ना पढ़ो तो। हीरा कठोर क्या होता है? चतुष्फल की आकृति कठोर होता है। आकृति कैसी होती है रे इसकी? चतुष्फल की। कई बार ये क्वेश्चन आता है रे आकृति का, कि हीरे की आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की है। ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है? षटकोणीय है। कोई आपको पूछ ले इसकी षटकोणीय कारण कौन है? वंडरवाल बंद। ये वंडरवाल बंद किसको जोड़ता है? परतों को जोड़ता है। इसी कारण ये क्या होती है आपकी? मुलायम होती है। इसका उपयोग तो आपको मैंने सारे बता दिए। भाई किसी चीज को काटना है या भेदना है बड़ी चट्टानों के, इसमें हीरा काम आएगा। पॉलिश करानी है, हीरा काम आएगा। इसके अलावा कोई भी कठोर औजार है उनको धार लगाने में काम में कौन आता है आपका? हीरा काम आता है। इसके अलावा ग्रेफाइट के उपयोग बता दो। एक तो आप पढ़ के आते हो, एक तो लेड पेंसिल आती है, ठीक है, उसको बनाने में किसका काम करते हैं? अपने ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप पढ़ के आते हो एक मंदक के तौर पे, कहा? परमाणु भट्टी में। इस वहां भी किसका काम करते हैं? अपन ग्रेफाइट। ये दो बहुत बेहतरीन उपयोग हैं इसके। और ध्यान रखना, लेड पेंसिल एक क्वेश्चन बनाती है बहुत बेहतरीन वाला। लेड पेंसिल। अब देखो नाम में क्या आ रहा है रे? लेड की मात्रा 0। ऐसे दो नाम और आए थे, जर्मन सिल्वर एंड क्यूक सिल्वर, वहां एजी की मात्रा 0। तो ये चीज ध्यान रखना, नाम दिखावे का है, काम कोई दूसरे हैं इनके। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? होती नहीं है रे, 0 होती है। ठीक है। दूसरा, आपके दो पहले नाम आए थे, जर्मन सिल्वर और क्यूक सिल्वर। जर्मन सिल्वर कौन सा था? धातु थी, मिश्र धातु थी। क्यूक सिल्वर किसे कहा था? पारे को। किसको कहा था? पारे को। ठीक है। क्यूक सिल्वर, उसका दूसरा नाम क्या दिया था अपन ने? तौरिस सिल्वर। ठीक है। तो वहां एजी की मात्रा कितनी होती है आपकी? 0 होती है। तो लिखना चालू करो। देखो रे एक चीज देख लेना, रासायनिक सूत्र होता है ना कार्बन का, यदि आपको पूछ ले हीरे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो केवल और केवल क्या है? सी। कोई दूसरी चीज साथ में जुड़ी हुई नहीं होती है। चीज दिमाग में फिट रख लेना।
क्योंकि अपन क्या सोचते हैं कि किसी भाई कहीं ना कहीं से कोई हाइड्रोजन या कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। यहाँ कोई हाइड्रोजन का खेल नहीं है, केवल और केवल क्या होगा, कार्बन। जैसे जो हीरा है इसमें भी कार्बन होगा, ग्रेफाइट में भी केवल क्या कौन होगा रे, कार्बन होगा। और जो आपके फ्लोरीन होगी उसमें भी कौन होगा, कार्बन होगा। ऊपर दिख नहीं रही क्या रे? आज इंग्लिश मीडियम का है कोई? नहीं है ना, आज नहीं है ना। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे अपन, 1 मिनट रुक जाओ। सही है। ऊपर वाली लाइन है, दो या दो से अधिक रूपों में एक तत्व की उपस्थिति हो जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, अप्रूव कहलाते हैं। कहलाते हैं, अरे कहलाते नहीं है। और यदि किसी के पास टाइम हो ना थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का एक्स्ट्रा, तो आजकल एआई के कोर्स चल रहे हैं रे। एआई, इसके कोर्स करना रे, काम आएंगे आगे आपके लाइफ में। आपको जमाने से जोड़ के रखेंगे, आप किसी चीज में पिछड़ोगे नहीं, नौकरी नौकरी वोकरी में बहुत काम आती है एआई। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जैसे ये कैसे किस तरीके से काम करती है आजकल, जैसे अभी मैं पीपीटी बना रहा हूँ, ये मेरी एआई तो बना रही है। अब नॉलेज होगा तभी तो काम में लोगे आप उसको। तो आपको लाइफ को बहुत इजी बना देगी एआई, लेकिन उसके उल्टे उपयोग मत करना रे। एआई क्या इतनी खतरनाक चीज है कि आप किसी का चेहरा किसी के बॉडी पे फिट कर सकते हो, पूरी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ यही आदमी है। देखो यहाँ लिखा हुआ है अरे कि परमाणुओं में परतों के अंतर के कारण ग्रेफाइट से क्या होता है, ये कठोर होता है। कारण मैंने लिख दिया है साथ में कि ये कठोर क्यों है। ये देखो, ये विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट क्या होगी, विद्युत की सुचालक होगी। ये कुचालक की भांति कार्य करेगा, वो सुचालक की भांति कार्य करेगी। देखो, हीरे के जो होते हैं ना, 3 क्वेश्चन सबसे बेहतरीन होते हैं रे। एक तो उसका अपवर्तनांक पूछते हैं बार बार, और दूसरा उसकी आकृति पूछ लेते हैं कि उसकी आकृति कैसी होती है। अरे मैडम ने टिश्यू पढ़ाया था क्या आपको, टिश्यू? टिश्यू, उत्तक। टिश्यू, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ, रक्त, रक्त है। क्वेश्चन इतना ही है, रक्त है, ऑप्शन है, एक द्रव्य, एक कोशिका, एक उत्तक, या एक संयोजी उत्तक। कौन सा है? एक संयोजी उत्तक है ये। दो तरीके के उत्तक होते हैं, एक सरल उत्तक होता है, एक संयोजी उत्तक होता है। सरल उत्तक का अर्थ हो गया जिसमें केवल एक कोशिका हो और वही समूह बनाए, और संयोजी उत्तक हो गया जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं हों और वो आपस में मिलकर क्या बनाए, एक उत्तक बनाए।
ये क्वेश्चन बहुत बार आता है रक्त वाला, कि रक्त कौन सा ऊतक है या रक्त क्या है, क्योंकि अपने हिसाब से रक्त क्या है, एक लिक्विड है। खून चूसा रे खून, चोट लग जाती है तो खून चूसते हो अपना, कैसा टेस्ट आता है उसका? अरे खून का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन। कैसा होता है? नमकीन। आगे से कभी चोट लग जाए तो खून चूस के देखना, खुद का चूसना, किसी दूसरे का मत चूसना। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। रक्त की मात्रा कितनी है शरीर में, लीटर में? 5, 5 से 6 लीटर या 6.8 लीटर? 5 से 6 लड़कियों की साइड, और लड़कों की साइड 6.8 तक होती है। मैं पढ़ाऊं तो होगा, लेकिन आएगा नंबर कब? पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद में बायोलॉजी। भेदने में, भेदने भेदने तो ड्रिल करने में। ज्योग्राफी के नोट्स तैयार नहीं है? नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे नहीं। पॉलिटी कितने दिन में खत्म कर देंगे? पॉलिटी के नोट्स के पेज कितने हैं आपको पता है? अब तक कितने पेज आ गए आपके पास ग्रुप में? संविधान फर्स्ट, संविधान सेकंड, संविधान थर्ड एंड 4 पार्ट आ गए शायद। जो चौथा पार्ट आपके पास आया उसका लास्ट पेज 164 नंबर, और वहां तक सिर्फ तो सदस्य हैं, उसमें कुछ खाऊंगा जरूर मैं, क्योंकि इतना लेवल पढ़ा दिया तो तुम लोगों के तो ऊपर से जाएगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन ये है पॉलिटी में एक दिन आपको इंटरेस्ट आ गया ना एक बार, तो पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है। साइंस तो कुछ नहीं है उसके सामने, साइंस कुछ नहीं है उसके सामने। आपको सबसे इजी सब्जेक्ट क्या लगता है? बायोलॉजी। मैं कहूँ आपने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, आप हाथ जोड़ देते बायोलॉजी से, आपने सही तरीके से बायोलॉजी पढ़ी नहीं है। ये आजकल जो कोचिंग वालों ने फंडे चला रखे हैं ना, बोलो 1 मिनट में सिलेक्शन लो या फलाना लो या ढिमकान लो, दूर दूर तक नहीं होता है रे। पढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा, बेहतरीन, तब जाके कहीं पार पड़ेगी। आप तो इतना ही सोच लिया करो ना कि पूरी ऑल इंडिया में 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्या उनमें 25,000 करीब नहीं बैठे होंगे पहले से? तो ये चीजें बहुत काम आती हैं, लिख दे रहे यहां तक। देखो रे, इसमें 2 लाइन एक्स्ट्रा है, वो आप देख लो एक बार। जो ग्रेफाइट होता है ना, इसे काला शीशा कहते हैं। काला शीशा कहने का कारण है रे, क्योंकि इसे जो सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो कहाँ की गई थी? लेड की खानों में। ये सर्वाधिक सबसे पहले देखा कहाँ गया था? लेड की खानों में देखा गया था। इसे और होता कैसा है? काले कलर का लगभग होता है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? काला शीशा कहते हैं। दूसरा, विद्युत, विद्युत क्या दर्शाता है? ये चालकता दर्शाता है, जिसी कारण विद्युत के अपघटन में इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। बैटरी नहीं आती रे, बैटरियां, उनमें जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं मुख्यतः। इजीली अवेलेबल है और बढ़िया चालकता दर्शाता है इस कारण। दूसरा, आकृति मैंने आपको बताई थी, षटकोणीय है। इसकी परतों में आपस में कौन सा बंध पाया जाता है? वांडरवाल बंध पाया जाता है, जिसके कारण आपस में क्या होती है? फिसलती है। होती कैसी है? नरम होती है, स्नेहक के रूप में काम में ली जाती है। ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में और परमाणु रिएक्टर में मंदक के तौर पर। दूसरा, लेड पेंसिल में लेड 0% होता है,
और तथा ग्रेफाइट कितना होता है रे? 100% होता है, लिख दो। तुम लोग ज्योग्राफी में एक काम करना चालू करो आज से। दर्रे नहीं है, दर्रे है ना, उनकी टेबल बनाओ और याद करना चालू करो उनको। दर्रे, चोटिया, बड़े अपवाद अंतर, क्रम वाइज, ये लिखना चालू करो। जो टेबल बन सकती है ना वो टेबलें बनाना चालू करो आज से, बाकी थ्योरी करवा लेंगे बाद में। सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं आपके दर्रे के, अभी बता देता हूं आपको, जो सीटियों को आपस में जोड़ते हैं ना वो। और दर्रे याद करते टाइम एक चीज कर लेना रे, थोड़ा बहुत गूगल कर लेना, जिन सीटियों को आपस में जोड़ते हो तो क्या इमेज से जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। आपकी ज्योग्राफी में क्या थ्योरी के क्वेश्चन तो कम आते हैं, ये टेबलें नहीं है इनके ज्यादा आते हैं, जैसे दर्रे हुए, नदियां हुई, नदियों के अपवाद अंतर हुए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सी कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है। ठीक है, इसके अलावा आपके ये फसल नहीं होती कि कौन सी फसल में 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, अपना आयात किसका करते हैं ज्यादा, निर्यात कौन सी फसल का करते हैं, खाने कहाँ कौन कौन सी हैं, खनिज कौन कौन सा कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके। कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी जिम्मेदार होती है। और या इससे हाई लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो फिर कोपेन के वर्गीकरण आ जाएंगे आपके। कोपेन को जानते हो, नाम सुना है? ठीक है, फिर तो ठीक है। बांस होता है रे, बांस। ये बांस लकड़ी है, पेड़ है, घास है। घास है, ये याद रख लेना, पेड़ नहीं है। पहले इसको पेड़ की कैटेगरी में रखा जाता था, अब ये घास की कैटेगरी में ले आए हैं इसको। वो बात अलग है, डांग पाड़ने के काम यही आता है। लिख दिया। तुम जिस जिले के हो ना रे, उस जिले की विशेषताएं कल एक दो याद करके आना।
पूछ सकता हूँ किसी से भी। जियोग्राफिकल हिस्ट्रिकल, यदि आपकी जो भी आपके जिले की विशेषताएं हैं, अभी गूगल नहीं करनी, डेली के डेली ये काम करना चालू करो। अरे देखो मैं बताऊं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना अभी, तो आपका लगभग ये मानो कि राजस्थान के एग्जामों के हिसाब से आप 70% सिलेबस कवर करके बैठे हो, जितना पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको इंग्लिश हटानी है बस यहाँ से। राजस्थान के एग्जामों में इंग्लिश का रोल बहुत रेयर केस में आएगा, बहुत रेयर केस में। ठीक है, दूसरा, वहाँ हिंदी जुड़ जाती है एक तो। ठीक है, कुछ एग्जामों में तो हिंदी इतनी है कि आपको हिंदी आती है तो आप सिलेक्शन की रेंज में हो। जैसे एसआई है, एसआई में 200 नंबर की सिर्फ हिंदी हिंदी आती है, और 200 नंबर का जीके आता है और कुछ नहीं आता। लेकिन इस बार सिलेबस चेंज होगा एसआई का, जहां तक पक्का 100%। कारण है क्योंकि एसआई से इंटरव्यू हटा दिया है, और इंटरव्यू हटा दिया है तो कुछ ना कुछ इस साइड ऐड करेंगे जरूरी है। तो क्या है, राजस्थान के जीके के साथ थोड़ा सा जुड़ना चालू करोगे ना, तो एग्जाम कोई आती है आगे, ठीक ठाक पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो क्या है, अपना काम इधर भी हो जाएगा। अपने को नौकरी चाहिए चाहे किधर भी मिल जाए, सीधी सी बात है। लिख दिया। अरे देखो रे, फ्लोरीन, इसको बनाने वाले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट एफ कर्ल एंड हेराल्ड डब्ल्यू प्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मेली। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था इसको बनाने के चक्कर में। ठीक है, तीन वैज्ञानिक हैं इसके अलग अलग। दूसरा, इसको बनाने के लिए किसको गर्म करते हैं रे, ग्रेफाइट को गर्म करके बनाया जाता है। और C60 होती है ना, C60, इसका दूसरा नाम है रे बक्की मिनिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। और इसका उपयोग किस में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। यहां तक लिख दो एक बार जल्दी सी। चार कॉल को छोड़ दो, चार कॉल को मैं पढ़ाऊंगा अभी, या ये लाइन तो लिख दो चार कॉल वाली, आपको समझ में। हाँ, इनके बीच में कोमा लगा लो यहाँ, ये अलग अलग है। हेराल्ड डब्ल्यू प्रोटो, इससे आगे है रिचर्ड ई स्मेली। इस तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल। देखो रे, जो अप्रूप होते हैं ना, आप सुनते जाओ, ये लाइनें लिखते जाओ। अप्रूप होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल, एक होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल। यानी कुछ की संरचनाएं फिक्स होंगी और कुछ की संरचनाएं फिक्स नहीं होंगी। जिनकी संरचनाएं फिक्स होती हैं वो आपने तीनों पढ़ लिए, जैसे हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। अब जो पढ़ाऊंगा जैसे चारकोल है, कोक है, काजल है, ठीक है, इनकी संरचनाएं फिक्स नहीं है, लेकिन ये है तो अपरूप ही कार्बन के।
लिख दिया रे। इतनी देर क्या करते हो, 4 लाइनें नहीं है। तुम मेरे को लगता है बच्चों की तरह ऐसे लिखते हो। ग्रेफाइट को गरम, एक साथ पढ़ लिया करो लाइन में, ग्रेफाइट को गरम करके बनाया जाता है, और फिर नीचे लिख दो। हाँ रे, देखो एक बार इधर, चारकोल। देखो, ये एक तरीके का मुलायम पदार्थ है, लेकिन इसमें छोटे छोटे छिद्र बहुत पाए जाते हैं रे। जिस छिद्र के कारण ये कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? अधिशोषण के सिद्धांत पर। एक बार रुक जाओ रे। अधिशोषण का सिद्धांत, कोई बताएगा अधिशोषण का सिद्धांत होता कौन सा है? अधिशोषण का सिद्धांत। आप कोई भी ऐसा पदार्थ लेके आओ, उसको यहाँ रख दिया या और कहीं रख दिया या किसी पदार्थ के पास में रखा, और उसने जिस पदार्थ के पास आपने रखा था उसको यदि उसने अधिशोषित कर लिया है, अपने अंदर क्या कर लिया है रे, समा लिया है, वो कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है आपका? अधिशोषण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये चारकोल 3 तरीके का होता है रे। पहला कास्ट, कास्ट के नाम से किससे प्राप्त हो जाएगा ये? लकड़ी। किससे प्राप्त होगा रे? लकड़ी। दूसरा जंतु चारकोल, और तीसरा सुगर चारकोल। अब देखो इनके सबके अलग अलग काम है। जो ये कास्ट वाला है ये लकड़ी से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको प्राप्त कैसे करते हैं? लकड़ी से जलाएंगे, लेकिन पूरा नहीं, पूरा जला देंगे तो कोयला बन जाएगा वो, इसको पूरा नहीं जलाना है। अपर्याप्त वायु, अर्थात O2 की मात्रा क्या रखेंगे रे? अपर्याप्त। जब अपर्याप्त वायु में आप यदि किसी चीज को जलाते हो तो उस कंडीशन को कहते हैं अपूर्ण दहन। ये नाम बहुत आएगा रे बाप के, दहन। दहन का अर्थ हो गया, पहले भी आया था, तो पहले ही मैंने बताया था, किसी भी चीज को O2 की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? अपर्याप्त दे रहे हैं, यानी O2 क्या दे रहे हैं? कम दे रहे हैं, तो ये कौन सा दहन होगा आपका? अपूर्ण दहन होगा। अपूर्ण दहन के द्वारा अपन किसको प्राप्त करते हैं? कास्ट चारकोल को प्राप्त करते हैं। कास्ट चारकोल में क्या होते हैं? छिद्र बहुत पाए जाते हैं रे। तो इसके लिए इसके द्वारा जो गैसीय मास्क नहीं होते, मास्क कौन से? देखो आपने वो ऐसे हॉलीवुड वाली फिल्मों में कोई गैस निकलती है तो वो बड़े वाले भोंपे ऐसे लगे हुए मुंह पे देखे हैं, देखे हैं? ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं रे? कास्ट चारकोल। क्योंकि उसकी एक कंडीशन होती है, वो गैसों क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, दूसरा जंतु चारकोल। ये जंतु चारकोल का नाम समझो। अब देखो जंतु में से कौन सी चीज होगी जिसको आप जलाकर प्राप्त कर सकते हो? हड्डी। क्या होगी? हड्डी। तो उनकी हड्डियों को बंजन आसवन के द्वारा जलाते हैं, बंजन आसवन, जहां O2 की मात्रा बहुत कंट्रोल रखी जाती है। ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं? बंजन आसवन के द्वारा प्राप्त करेंगे। अब इनके जो उपयोग है ना वो सबसे खतरनाक है, वही आपको याद रखने हैं। इसका उपयोग क्या था? गैसीय मास्क बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग जो एसी नहीं आ रहे, एसी जितने भी एसी आते हैं इनके फिल्टर में जंतु चारकोल लगा हुआ आता है। सबसे पहला उपयोग तो यही है इनका, कि जितने भी एसी के फिल्टर हैं वहां सारे के सारे में कौन लगा हुआ है? ये लगा हुआ आपको। दूसरा शुगर नहीं आती, शुगर, जो शुगर की फैक्ट्रियां होती हैं वहां यदि शुगर जब प्राप्त होती है तो शुगर अशुद्ध होती है रे। ठीक है, उसको शुद्ध बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका शुगर चारकोल।
देखो इनके नाम से कंफर्म है, काष्ठ यानी लकड़ी से प्राप्त, जंतु यानी जंतु से प्राप्त उनकी यानी हड्डी, इसी कारण इसको आस्तिकालिक भी कहेंगे। आस्तिकालिक, आस्ति यानी हड्डी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आस्तिकालिक भी कहेंगे। और सुगर यानी किससे प्राप्त करेंगे, चीनी से, ठीक है। लेकिन चीनी से प्राप्त करते टाइम क्या करेंगे, इसमें इसमें आपको साथ में कौन मिला पड़ेगा रे, H2SO4, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको कौन मिल जाएगा, सुगर चारकोल मिल जाएगा, और इसे सक्रिय चारकोल भी कहा जाता है रे। और इस कास्ट के द्वारा अपन सक्रिय चारकोल भी बना सकते हैं। सक्रिय चारकोल वो होते हैं जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है, जिनको आपने यदि यहाँ रख दिया और इस रूम में कोई अतिरिक्त अतिरिक्त गैसें घूम रही हैं जो आपके लिए क्या है, हानिकारक है, उन्होंने क्या कर लेंगे, तुरंत की तुरंत वो अवशोषित कर लेंगे। देखो अपन बाथरूम में वो लगाते हैं ना कई बार, एक वो लाके टांग देते हैं ऐसे खुट्टी में, ठीक है, जिससे वो स्मेल होती है, ठीक है। तो वो इनमें लगभग में कौन पाया जाता है, चारकोल पाया जाता है, जो वहां की स्मेल को क्या कर दे, खत्म कर दे, जो पहले वाली स्मेल थी, और आपके लिए क्या करे, एक ऐसी स्मेल उत्पन्न करे जिसके माध्यम से आपको लगे कि हाँ यहाँ का माध्यम क्या है मेरे लिए सही है। ये जो जितने भी काम किए जाते हैं वो इन्हीं चारकोलों में कोई ना किसी एक का क्या किया जाएगा, आपका प्रयोग किया जाएगा। मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं, दो का, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन उपयोग है ना वो आपके लिए दो है, एसी का फिल्टर और शुगर को शुद्ध करने के लिए, और इसका उपयोग क्या है, जो गैसीय मास्क नहीं आते उनको बनाने के लिए। देखो काष्ठ और चारकोल, जब लकड़ी को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है, अर्थात ये कौन सी विधि है रे आपकी, अपूर्ण दहन, ठीक है। दूसरा, काष्ठ चारकोल में अत्यधिक छिद्र युक्त होने के कारण इसका उपयोग गैस या मास्क के रूप में किया जाता है, जो गैसों को क्या कर लेते हैं रे, अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा इसे अधिक गर्मी नहीं रे, गर्म करो इसको, अधिक गर्म करके सक्रिय चारकोल प्राप्त किया जा सकता है, और सक्रिय चारकोल का उपयोग शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थ हटाने में किया जाता है। जो सक्रिय चारकोल होता है, यदि आपके कोई शुद्ध पदार्थ है लेकिन उनमें क्या है, कोई रंगीन एलिमेंट पाया जा रहा है, उसको क्या करना है, अपने को वहां से अलग करना है, तो आप सक्रिय चारकोल उसमें डाल दो। देखो कईयों के लिए कोलतार चारकोल ये एक हो जाते हैं, ये एक नहीं है, ये चीज ध्यान में रख लेना। जैसे व्हाइट करो पेन को इस साइड, चारकोल, कोक, काजल, कोलतार, कोक गैस, ये सारे के सारे अलग है रे आपस में। कईयों में क्या है, ये चारकोल और कोलतार एक हो जाता है कई बार, बोले ये दोनों एक ही चीज है ना, एक नहीं है, ये अलग अलग है। हाँ बस ये फर्क है, ये किसी ना किसी तरीके से कोयले से प्राप्त किए गए हैं बस। किसी में अपूर्ण दहन करेंगे, किसी में और कुछ करेंगे, लेकिन प्राप्त इसी तरीके से किए जाएंगे। तो ये अलग अलग है, ये चीज दिमाग में रख लेना पहले। कोक और कोक गैस अभी आगे आगे हैं तब बताऊंगा आपको, इसमें सारी आ जाएंगे आपके लिए। आजकल तो कोक गैस का तो उपयोग ही बंद कर दिया, पहले इसको है ना ब्रिटेन में, आपने लंदन शहर में है ना, पहले कोक गैस का उपयोग बहुत होता था रे, जो ये लाइटिंग नहीं आती, ठीक है, तो लाइटिंग करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे विद्युत का इतना उत्पादन होता नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे सब कोक गैस का उपयोग करते थे लाइटिंग के लिए।
लिख दिया रे। सक्रिय चारकोल का उपयोग शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थ को उठाने में किया जाता है। नहीं समझ में आई? अरे देखो ये ऊपर वाली लाइन है कि किसे गर्म करके, कास्ट चारकोल को गर्म करके। यदि आप उसको अत्यधिक गर्म करोगे तो सक्रिय चारकोल प्राप्त हो जाएगा आपको। उस सक्रिय चारकोल को उपयोग कहाँ कर सकते हो आप? जैसे इसका उपयोग कहाँ कर रहे हो, गैसीय मास्क बनाने में, वैसे सक्रिय चारकोल जैसे कोई रंगीन कोई शुद्ध पदार्थ है, जैसे मान लो शुगर है, शुगर तो मत लो, पानी ले लो, पानी, ठीक है। अब उस पानी को आपको प्योर करना है, ठीक है। पानी को प्योर करते टाइम क्या करते हैं कि अब मान लो उसमें कोई ना आपने पहले से रंगीन एलिमेंट मिला दिए हैं, तो पानी का कलर क्या हो गया, रंगीन हो रखा है। अपने को वहां से वो रंगीन पिगमेंट हटाना है, तो वहां किसको डाल दो, सक्रिय चारकोल को डाल दो। सक्रिय चारकोल को जितना भी रंगीन पिगमेंट है ना उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और पानी को क्या कर देगा, एकदम प्योर कर देगा वापिस। तो सक्रिय चारकोल का उपयोग शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थों को हटाने में किया जाता है, यदि उसमें कोई भी जो रंगीन एलिमेंट बचे हुए हैं उनको हटाने में। लिख दिया? नहीं लिखा था? है? लिख दो। जंतु चारकोल इसे आस्तिकालिक भी कहते हैं, क्योंकि हड्डियों के क्या होता है रे, बंधन आसवन से आपको प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है रे, 10% होती है। इसका उपयोग जहरीली गैसों को अवशोषित करने के लिए एसी फिल्टर में किया जाता है। पानी से दुर्गंध आने पर इसका उपयोग करते हैं, और चीनी के विलयन को साफ करने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अरे केमिस्ट्री आपको इतने दिन हो गया पढ़ते हुए, जो देखो यहाँ से 2 और 4 इनके बराबर लिखे हुए, इनको पता है ना आपको H2 इसके पैरों में लिखना है 2 को, और इसको को इसके 4 को पैरों में लिखना है, ये लिखते सही लिख के ना। इसकी जो ये लाइन है ना, कार्बन के असंरचनात्मक रूपों में शुद्धतम अपरूप है ये। देखो आप दो तरीके का प्रूफ पढ़ के आगे, पहले ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, वो क्या है, संरचनात्मक, जैसे उनकी आकृति क्या है, एकदम फिक्स है। जैसे पहले की क्या है, चतुष्फलकीय है, दूसरे की कौन सी है, षटकोणीय है, और जो फ्लोरीन होती है उसकी गेंद के आकार की होती है, ठीक है। लेकिन जो अब पढ़ रहे हो इनकी आकृति क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। इनमें यदि आपको ये बोल दे कि असंरचनात्मक रूपों में कौन सा प्रूफ में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है या शुद्धतम कार्बन पाया जाता है, तो कौन सा होता है, वो आपका चीनी चारकोल होता है। चीनी चारकोल का ऊपर रंगक, रंगक का अर्थ हो गया पिगमेंट, यानी किसी चीज को रंग प्रदान करने में क्या जाता है। इस लाइन को स्टार लगा लेना और इस लाइन को स्टार लगा लेना, ऊपर वाली जंतु चारकोल वाली को, एसी फिल्टर वाली को, और चीनी के विलियन को शुद्ध करने वाली को। इतना मेरा दावा है आपके लिए, पहले भी कहता हूं आज भी दोबारा कह रहा हूं कि, और इसका प्रैक्टिकल आप सीपीओ में देख लेना, कि मैंने जितनी साइंस करवाई है, जिसमें बायोलॉजी मैंने नहीं करवाई है, ये बात पहले बोल देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इनके और स्टैटिक जीके, ठीक है, इनके 99% क्वेश्चन आपको अपने नोट्सों से मिल जाएंगे आपके पेपर में।
आपको कहीं से दूसरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग का कंटेंट उठा लो, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता किसी का भी। ठीक है। दूसरा, आप यदि आपको यदि ये पता करना हो ना कि भाई हमें पढ़ाया हुआ आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप पीछे वाले पेपर देके देख लो एक बार, वहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते। आपने वो देखो एक क्या नाम है रे, वो कौन सा हुक्का आता है एक, अरे आजकल ये हुक्का आता है ना एक फ्लेवर वाला हुक्का, उसमें वो देखो एक ऊपर आप कोयल धरते हो, कोयल धरते हो ना, कई बार वो गोल आती है, कई बार वो चौकोर आती है आपके पास, देखिए आपने। ठीक है। वो जो अभी जस्ट आगे आपको पढ़ाऊंगा ना कोक, वो एक तरीके से कोक है रे। वो अपूर्ण धन से देखो वो जलती नहीं है कभी भी, वो अजीब तरीके से जलती है, आपने देखा हो तो उसको कभी। ठीक है। तो वो कोक आती है। कोक को भंजन आसन से प्राप्त करते हैं। जैसे अभी एक और था ना, भंजन आसन से प्राप्त करते हैं जिसको। ठीक है। तो उसको भंजन आसन से प्राप्त करते हैं। हाँ ये रहा आपका, देखो इसको भंजन आसन से, तो कोक होता है ना उसका भी किसका किससे उपयोग करते हैं उसका, जो उसको बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, भंजन आसन के द्वारा बनाया जाता है। ये सारी आपको है ना, इनकी टेंशन मत लो, ये भंजन क्या होता है, आसन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, रासायनिक विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोग व रासायनिक विधियां, वहां आपके सारी की सारी विधियां एक साथ आ जाएंगी, टोटल की टोटल एक ही पेज पे लिख दिया रे। हाँ रे देखो कोक, यह किस कैसे रंग का होता है, काले रंग का ठोस होता है, वो आपने देखी है कोक कैसी होती है, काले रंग की ठोस होती है। इसको बनाते कैसे हैं रे, वायु की अनुपस्थिति में कोयले के भंजन आसवन से इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है कोक को। ठीक है। और कोक का उपयोग देखो कहाँ कहाँ करते हैं, इंजन, बॉयलर, भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आप बोलोगे सर कोयले का ही उपयोग कर लेते, कोक क्यों बनाया, कारण है रे, कोयला है ना, कोयला ज्यादा देर तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, एक समय के बाद में क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म होता है। कोक को है ना जो ये आप ये विद्युत लगा रहे हो ना भंजन आसवन, जिसमें कौन सी उपस्थिति दिखा रहे हो, वायु की अनुपस्थिति हो रही है, इसकी वजह से उसमें क्या है, वो बहुत धीरे धीरे जलता है, उसके अंदर किसी प्रकार की O2 नहीं होती है, उसके बाहरी वायुमंडल के चारों ओर क्या होती है रे, O2 होती है। लेकिन कोयला होता है ना, कोयला उसमें क्या छिद्र बहुत पाए जाते हैं, और वो O2 क्या कर लेता है, अवशोषित करके रखता है पहले से ही, तो जो ही उसको आग मिली वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जल जाएगा, तो आपको बहुत कम समय के लिए एनर्जी प्रोवाइड होगी, और आपकी खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो कोयला बार बार लाना पड़ेगा, इसीलिए देखो कोक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इंजन में, बॉयलर में तथा भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है, तथा कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के रूप में अपचायक के भांति किया जाता है। ये धातु जब निकालते हैं ना, निष्कर्षण का अर्थ हो गया धातु को निकालना, अयस्क से धातु को क्या करना, अलग करना। ठीक है। तो उस टाइम पे तो धातुओं को जो अपचायक के रूप में काम में लेते हैं, तब किसको काम में लेते हैं, कोक को काम में लेते हैं। अपचायक और उपचायक में अर्थ समझते हो रे, अपचायक को तो अपचायक ही कहते हैं, उपचायक का एक नाम और है ऑक्सीकारक। इन दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा मेरे को। वो तो अपचयन और उपचयन होते हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण, ये दो नाम है देखो अलग, अपचायक एंड उपचायक है। देखो रे, दो तो अभिक्रिया हैं, अपचयन एंड उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं
और ऑक्सीकरण में O2 जुड़ती है। ये देखना, ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। अपचायक वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण करता हो, और उपचायक वह पदार्थ जो क्या कराता हो, अपचयन कराता हो, वो है दोनों। तो यहाँ अपचायक बोलते हैं तो ये क्या करवा रहा है, कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करवाएगा। ठीक है, तो कोक का उपयोग धातुओं में निष्कर्षण के तौर पे अपचायक के रूप में किया जाता है। दूसरा काजल, यह हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन का परिणाम है रे। महीन काले रंग का क्या होता है, एक चूर्ण होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसे कौन से, केरोसिन तेल को जला लो, केरोसिन तेल, चिमनी आती है, चिमनी जलती है तो ऊपर क्या आती है, आप हाथ रख के देख लो, आपके हाथ में क्या हो जाएगी, काजल आ जाएगी। दूसरा तारपीन का तेल होता है। ठीक है, तारपीन के तेल को जला के देख लो, पेट्रोलियम को जला के देख लो। आप यदि उनके ऊपर यदि कोई चीज लगा दोगे, जैसे मान लो यदि कोई अवरोध लगा दिया, तो जो भी अवरोध लगाया है उसकी सतह कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। और वो काली हो गई, वो आपका क्या है रे, काजल है। ठीक है, काजल में 90% क्या होता है रे आपका, 95% क्या होता है, कार्बन होता है। अर्थात यदि कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसी में पाई जा रही है तो वो कौन है आपका, काजल। तो लिख दो। काजल का उपयोग कहां कहां करते हैं रे, एक तो आंखों में सुरमा लगाने के लिए, ठीक है। दूसरा, जूते की जो पॉलिश होती है ना, उस पॉलिश को बनाने के लिए। और तीसरा, जो अपनी प्रिंटिंग वाली स्याही नहीं आती, उस स्याही को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, काजल का। ये उपयोग लिखवाऊंगा, उसके बाद उन जाने दूंगा। इसके बाद जस्ट आ जाएगा, दो दो तीन ही लाइनें और है। ये लिख लिया, कहाँ लिख लिया, यदि लिख लिया तो वो लाइनें मैं बोल देता हूं, वो लिखते जाओ आप। लिखो, कोयला और काजल अक्रिस्टलीय है। कोयला और काजल को अक्रिस्टलीय कार्बन कहा जाता है। कोयला व काजल को अक्रिस्टलीय कार्बन कहा जाता है। दोबारा बोलूं, उपयोग, उपयोग जूते की पॉलिश में, प्रिंटिंग स्याही में, और आंखों के सुरमे में। एक गाना है ना, सुरमा लगा के आई। और लास्ट उपयोग और लिख दो इसका, जो रबड़ वाले टायर नहीं आते, रबर वाले टायर आते हैं, उनमें क्या गैप रह जाता है, उस गैप को भरने के लिए काजल का उपयोग करते हैं। तो रबर के टायरों के भराव में, रबर के टायरों के भराव में। अब जिसको जाना है वो जा सकता है, यहां तक लिखवाऊंगा, स्लाइड चला देंगे। लिख दिया रे, ये पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ की टेंशन ही नहीं है। कल वाली कौन सी, क्यों कल वाली आई नहीं थी क्या, आई थी, आई थी। हाँ, तो पीछे वाली तो सारी आती है, हमेशा ही आती है। अब जैसे 26 पेज है ना, ये पीछे जो 26 पेज है, ये सारे आएंगे, बस आगे वाले नहीं आएंगे। लिख दिया गया। अरे पीछे और भी बैठे हैं। ये मत लिखना रे नीचे वाला, इसकी बात कल करेंगे ग्रेफन की। ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक रूप है ग्रेफन। ऊपर वाले बस ये तीन लाइनें लिख दो, कोयला और काजल अक्रिस्टलीय कार्बन कहा जाता है।
इसके नीचे वाली लाइन है, इसका उपयोग जूते की पॉलिश, प्रिंटिंग, स्याही, आंखों का काजल आदि में किया जाता है। ठीक है, और लास्ट वाली है रबर के टायर में भराव में किया जाता है। ग्रेफन की बात करेंगे कल,